हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का सेकंड चैप्टर। ठीक है, खेल में बच्चे और महिलाएं, इसकी हम पूरी समरी पढ़ेंगे और डिटेल में इस चैप्टर को जानेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगी। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, ये 10 चैप्टर जो हैं आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। पहला चैप्टर हमने करा दिया, आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे, यानी कि सेकंड यूनिट करेंगे और सिलेबस है आपके सामने। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि WHO यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया, इसने विभिन्न आयु वर्गों के लिए जो व्यायाम होती है, जो एक्सरसाइज होती है, ठीक है, उसकी कुछ गाइडलाइंस यानी कि उसकी कुछ दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। तो ये जो इन्होंने अलग अलग एज ग्रुप के लिए डिवाइड कर रखा है, जैसे कि 5 साल से कम उम्र तक के बच्चों के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद है 5 से 17 वर्ष के लिए, फिर है कि 18 से 64 वर्ष के लिए, फिर है 65 वर्ष से अधिक वालों के लिए। इस तरीके से 4 इन्होंने एज ग्रुप बना दिए और उनमें किसको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो सारे गाइडलाइंस इन्होंने जारी कर रखे। तो वो गाइडलाइंस जो है वो हमें पढ़नी है और वो हमको समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, उनसे रिलेटेड जो व्यायाम हो सकते हैं, उसकी क्या गाइडलाइंस दी हमें WHO ने, उसको समझेंगे। देखिए 5 साल की एज जो होती है, उम्र जो होती है, इसमें तो भाई बच्चा ही होता है वो। तो बच्चे जो होते हैं, अगर हम उसको देखें तो उनको हम ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी छोटे होते हैं, उनकी जो हड्डियाँ होती है वो नरम होती हैं, ठीक है, कमज़ोर होती हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं हम उन्हें कोई हार्ड एक्सरसाइज देते हैं तो उनको उसका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने क्या बताया, WHO ने, इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1 वर्ष से कम आयु के लिए, यानी कि जिसकी उम्र 1 वर्ष से कम है, ठीक है। तो इसको ज़्यादातर हमें कोशिश ये करानी है कि बच्चा जो है वो निष्क्रिय ना रहे, ठीक है, हमेशा मतलब उसको एक्टिव रखना है। और उस बच्चे को हम खिला सकते हैं, ठीक है, उसको कहानी सुनाने का प्रयास कर सकते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी उसको ज़्यादा टीवी देखना या मोबाइल वगैरह जो है वो नहीं देना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टीवी देखना या ज़्यादा मोबाइल देखने से जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ता है और उससे आंखों पे इफेक्ट पड़ता है और छोटे बच्चों पे बहुत ज़्यादा इसके नुकसान होते हैं। छोटे बच्चे, अब देखो 1 साल का बच्चा कितना ही बड़ा होता है, आप सभी जानते ही हैं इस चीज़ को। तो 1 साल के बच्चे को हम कोई खास एक्सरसाइज नहीं करा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक समतल जगह पे, ठीक है, एक फर्श पे या कोई समतल जगह है, वहाँ पे उसको खिला सकते हैं, खेल खेलने दे सकते हैं उसको। 30 मिनट के लिए पेट के बल लिटा दिया, ठीक है, वो अपने हाथ पैर चलाएगा, उससे उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब जब बच्चा इस तरीके से कुछ एक्टिविटी में रहेगा तो भाई वो थकेगा भी, और जब वो थकेगा तो उसे अच्छी नींद भी आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 1 वर्ष से कम। अगर हम 1 से 2 वर्ष के बीच में देखें, बच्चा 1 साल से 2 साल के बीच में है, तो हमें ये प्रयास करना है कि वो 1 घंटे से ज़्यादा निष्क्रिय ना रहे, ठीक है, उसको एक्टिव ही रखना है हमें। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसको कहानी सुनाएं, उसको खिलाएं, ठीक है। और स्क्रीन टाइम, यानी कि उसको 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम उसका नहीं होना चाहिए, टीवी हो चाहे मोबाइल हो, 1 घंटे से ज़्यादा उसको नहीं दिखाना है। पूरे दिन में कम से कम 180 मिनट के लिए उसको मध्यम तीव्र गति के जो विभिन्न प्रकार की शारीरिक जो गतिविधियां हैं वो करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटा बच्चा है तो ज़्यादा 1 से 2 साल का बच्चा कोई एक्सरसाइज तो कर नहीं सकता, तो हल्की फुल्की उसे जो नॉर्मली खेल सकता है या जो भी एक्सरसाइज करता है उसको उस पर रख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, उसको अच्छी क्वालिटी की नींद आएगी और सही तरीके से मतलब वो रह सकेगा। अब बात करते हैं अगर बच्चा और बड़ा है, 3 से 4 साल का, तो यहाँ पे बच्चा क्या होता है, बैठने लग जाता है, धीरे धीरे चलना लग जाता है, ठीक है, चलना सीख जाता है। तो ऐसे में क्या है, उसे 1 घंटे से ज़्यादा उसको हमें निष्क्रिय नहीं रहने देना है। और उसको, बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 साल का बच्चा है ना, धीरे धीरे उसको पढ़ाया जा सकता है, वो बोलने लग जाता है, ठीक है, सुनता है, समझने लगता है धीरे धीरे। और हमें ये प्रयास करना है कि 180 मिनट से अधिक उसे कोई ना कोई मतलब पूरे दिन भर में एक्सरसाइज करा सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है 180 मिनट एक साथ ही कराना है, ठीक है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे एक्सरसाइज में, मतलब कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं होती। बच्चों को आप खिलाओगे भी ना, अगर वो किसी बॉल से खेल रहा है या किसी चीज़ से खेल रहा है, तो उसकी एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाएगी। उससे उसको क्या फ़ायदा होगा, उससे अच्छी नींद आएगी। तो ये तो हो गया भाई 5 साल से कम उम्र के लिए, क्योंकि 5 साल की उम्र ज़्यादा नहीं होती है, बच्चे ही होते हैं, तो बहुत ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं 5 वर्ष से 17 वर्ष के लिए, क्योंकि 5 साल 6 साल में आजकल बच्चा जो है वो विद्यालय जाने लग जाता है और बोलने और समझने लग जाता है। तो इस समय क्या हो सकता है, इस समय क्या करें उसे कि कम से कम 1 घंटे की कुछ एक्टिविटी करा दें।
उससे उसको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और दोहराने का कुछ काम दे सकते हैं, 1 घंटे मतलब उसको 30 मिनट के 2 सेशन करा सकते हैं। और कुछ हल्की फुल्की एरोबिक एक्सरसाइज करा सकते हैं, खेल कूद में वो रहे, कूदना, दौड़ना, फेंकना, मुड़ना, ठीक है, ये सारे काम कर सकता है। इससे उसकी हड्डियाँ जो हैं वो विकसित होंगी, उसकी मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, ठीक है, उसका श्वसन तंत्र और उसका जो हृदय प्रणाली है वो सारी चीज़ें ठीक होंगी, वो चिंता, अवसाद, तनाव वगैरह से दूर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 18 से 64, क्योंकि 18 से 64 वाली एज जो है इसमें हम एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो इसमें कई तरह के हम एक्सरसाइज करा सकते हैं, एरोबिक करा सकते हैं, हम चाहें तो उसको योगासन करा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए मांसपेशीय शक्ति बढ़ेगी, एरोबिक व्यायाम करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो ठीक होएगी, उसका स्टेमिना ठीक होगा। अगर हम एक हफ्ते में 150 से 300 मिनट तक मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम करवाएं, या फिर एक सप्ताह में 75 से 150 मिनट तक अधिक तीव्रता वाले व्यायाम कराएं, ठीक है, जिसमें एरोबिक भी शामिल हो, तो ये सही रहेगा। और इससे मांसपेशियों की शक्ति बढ़ेगी। व्यायाम के लाभ क्या होंगे, लाभ ये होंगे कि शरीर में देखो लचीलापन आएगा। जो कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि जो नॉन एक्टिव लोग होते हैं, ऐसे लोग जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, उनको कई तरह की बीमारियां होने लग जाती है, मोटापा हो जाता है, ठीक है, उनको कई तरह की बीमारियों का खतरा हो जाता है। अगर वो इन सब एक्टिविटी में रहेगा तो उसको कई तरह की चीज़ों से बचा रहेगा, जैसे कि डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है, बीपी की प्रॉब्लम जो होती है, इन सब चीज़ों से वो बचा रहेगा। कई तरह के व्यायाम कराए जा सकते हैं, जैसे टहलना यानी वॉकिंग हो गई, तैरना, ठीक है, भार प्रशिक्षण यानी वेट लिफ्टिंग करा सकते हैं, डांस करा सकते हैं, तो ये सारे कार्य हो सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे लास्ट एज है हमारी 65+। तो 65 की जो एज हो जाती है या 65+ जो हो जाते हैं वो वृद्ध हो जाते हैं, और वृद्ध अवस्था में कई प्रकार की जो बीमारियां होती है वो मनुष्य को हो जाती है। उसकी जो स्टेमिना होता है व्यक्ति का वो बहुत ही कम हो जाता है, जरा जरा सी चीज़ों में वो बीमार होने लग जाता है, ठीक है, कई तरह की समस्या हो जाती है। और इस एज में ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज तो कोई कर ही नहीं सकता है, तो व्यायाम करना है, व्यायाम में क्या वॉक कर सकते हैं, हल्की फुल्की एरोबिक कर सकते हैं, ठीक है, या कोई योगासन वगैरह जो है, जो मतलब बिना किसी टेंशन के हो सके, आराम से हो सके, वैसा कर सकते हैं। एरोबिक व्यायाम कर सकते हैं 150 से 300 मिनट तक। अगर हम वीक में देखें, हफ्ता की बात कर रहे हैं, सप्ताह की बात, ठीक है, तो इसमें तीव्रता वाले व्यायाम अगर वो करने के योग्य है तो वो कराया जा सकता है। मांसपेशीय शक्ति बढ़ेगी, व्यायाम करने से क्या होगा, टेंशन फ्री रहेगा व्यक्ति, शारीरिक रूप से सक्षम रहेगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो WHO ने क्या कर रखा है, ये अलग अलग एज ग्रुप में बता रखा है कि किस प्रकार से कौन से एज ग्रुप के व्यक्ति कौन सी एक्सरसाइज को कर सकते हैं और हफ्ते में कम से कम कितनी देर तक करना है, ठीक है, कितना एक्टिव रहना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना है, तो ये सारी बातें हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाइए। अब बात करते हैं, जैसे मान लो 65+ वाले जो हैं उनको क्या लाभ होंगे व्यायाम के, तो उनकी शारीरिक गतिविधि जो है वो सही रहेगी, ठीक है, उनको कई तरह की जैसे डायबिटीज़ हो जाती है, इस एज में ज़्यादा बीमारी होती है, जैसे महिलाओं में स्तन कैंसर हो सकता है, या बीपी की समस्या आ जाती है, कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद हो जाता है, ठीक है, उनके जो हड्डियाँ वगैरह होती है उस पर फ्रैक्चर के चांस हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचाव हो पाएगा। तो व्यायाम क्या कराए जा सकते हैं, जैसे वॉकिंग, तैरना, अगर वो इस योग्य है तो भार प्रशिक्षण, ठीक है, आयु और उसकी क्षमता के अनुसार कराया जा सकता है, और भी अन्य कार्य हो सकते हैं। अब बात करेंगे आसन संबंधी कुछ सामान्य विकृतियां। देखिए आसन संबंधी कई सारी विकृतियां हैं, और इसमें से आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में पूछा जाता है, इनमें से कोई एक आ सकता है पेपर में। तो देखिए आसन संबंधी कई तरह की विकृतियां, जैसे एक होता है सपाट पैर, यानी जिसके पैर जो होते हैं सपाट होते हैं, नीचे से चपटे होते हैं। कई बार घुटने टकराने की प्रॉब्लम होती है, यानी कि कईयों के घुटने जो होते हैं आपस में टकरा जाते हैं। धनुष आकार टांगे भी होती हैं, आगे मैं आपको इमेज के साथ भी दिखाऊंगा। किसी के गोल कंधे होते हैं, जिसको झुके हुए कंधे भी कहा जाता है। कुबड़ जो होता है आगे की तरफ निकल जाता है, किसी के पीछे की तरफ कुबड़ निकल जाता है। किसी को स्कोलियोसिस हो जाता है, जिसमें क्या होता है उसके रीढ़ की हड्डी जो है वो लेफ्ट या राइट की तरफ मुड़ जाती है। तो कई तरह की ये जो आसन संबंधी विकृतियाँ होती हैं, तो इसको समझते हैं। जैसे घुटने टकराना, आप जानते हैं कि भाई घुटना जो होता है वो हमारे, हम खड़े होते हैं सीधे चलते हैं तो वो सीधे रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के घुटने जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, तो उससे उनको चलने में दिक्कत होती है, उनको दौड़ने में दिक्कत होती है, ये एक प्रकार का रोग हो जाता है, ठीक है, ये आसन संबंधी विकृति हैं। फिर चपटे पैर, चपटे पैर में क्या होता है, देखिए आप अपने कभी एड़ियों को ध्यान से देखना, तो जो हमारी एड़ी होती है वो इस तरीके से होती है,
यानी पूरी तरीके से वो सपाट नहीं होते। लेकिन कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी एड़ी जो है सपाट होती है। कैसे चेक कर सकते हैं हम? मान लो आप कहीं पे गीले में अपना अपना पैर रखो, उसके बाद आप चलो कहीं पे, तो आप चल रहे हो तो आपके पैर वहाँ पे क्या है, अगर बिल्कुल सपाट आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, तो यानी कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो अगर आपके पैर इस तरीके से बन रहा है, यानी कि आप नॉर्मल हो। तो ये चपटे पैर, सपाट पैर वाली भी विकृति होती है कईयों में। कईयों की धनुष आकार टांगे, यानी उनकी जो टांगे होती है वो धनुष की तरह हो जाती हैं। आप ध्यान से देखो, ये देखो टांगे कैसी है, सीधी नहीं है ना, धनुष के आकार की हो रही है। तो ये प्रॉब्लम होती है। झुके हुए कंधे, इसको गोल कंधे भी कहा जाता है। देखिए कईयों के कंधे जो होते हैं वो झुक जाते हैं। आगे तथा पीछे की ओर कुबड़, किसी के कुबड़ जो होता है आगे की तरफ निकल जाता है, तो किसी के पीछे की तरफ निकल जाता है पीठ में। ठीक है। स्कोलियोसिस जो होता है, इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, कईयों के लेफ्ट की साइड वो मुड़ जाती है, तो कईयों में राइट की साइड मुड़ जाती है। उससे क्या होता है, उसका जो एक कूल्हा होता है वो ऊपर दिखता है, एक नीचे दिखता है, और एक तरह से शरीर का जो बैलेंस होता है ना वो गलत हो जाता है। ठीक है। उससे कई तरह की उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें अब इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं घुटने का टकराना। तो घुटने का टकराना जो होता है एक आसन संबंधी विकृति होती है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति जो होता है जब वो सामान्य रूप से कहीं पे खड़ा होता है, तो ऐसे में क्या होता है, उसके जो घुटने हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, स्पर्श करते हैं, यानी एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से वो सही तरीके से नहीं चल सकता, ना तो वो दौड़ सकता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लो उसको आहार में कमी, उसको जो जो विटामिन चाहिए, जो कैल्शियम, प्रोटीन, ठीक है, वसा वगैरह चाहिए, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, यानी कि उसको संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा, तो उसके कारण ये हो सकता है। मान लो कोई, ज़्यादातर ये मोटापे के कारण भी होता है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है, तो मोटापे के कारण भी ये समस्या देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है कि पैर जो हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं, तो इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए जब कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसके दोनों घुटने जो हैं वो आपस में अगर स्पर्श हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि उसको ये समस्या है। चलते और दौड़ते समय अगर घुटने जो हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, तो उसको ये समस्या हो सकती है। ठीक है, ये लक्षण है। सावधानी क्या करनी चाहिए? देखिए उसको उचित आहार लेना चाहिए, यानी कि एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, जिसमें उसको सभी चीज़ें मिले, प्रोटीन भी मिले, कैल्शियम भी मिले, विटामिन भी मिले। ठीक है, हर तरह की चीज़ें उसमें उचित मात्रा में हो, ऐसा खाना लेना चाहिए। कम उम्र में शिशु को ना चलाएं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, 2 महीने 3 महीने का होता है, उसके पैर जो होते हैं बहुत, उसके जो शरीर के अंग होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं। ऐसे में क्या करते हैं, कई बार गलती कर देते हैं कि बच्चे को 3 4 5 महीने की एज में चलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको उसको हाथ से पकड़ करके खड़ा करवाएंगे। उसके पैरों में इतना बल नहीं होता कि वो अपने शरीर के लोड को झेल पाए, लेकिन लोग क्या करते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं, ऐसी गलती कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसके घुटने जो है वो ख़राब हो सकते हैं, आपस में टकरा सकते हैं, उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसको सुधारात्मक कुछ उपाय क्या है, जैसे घुड़सवारी करवाना, इसकी प्रैक्टिस कराना, इससे कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता है। साइकिलिंग करवाना, ठीक है, पद्मासन, गोमुखासन, या दोनों पैरों के बीच में तकिया रखना। जब सोते वक्त जब दोनों पैर होते हैं, उन दोनों पैरों के बीच में अगर तकिया रखें, ठीक है, तकिया रख के फिर उसे उठाएं, फिर वापस से पैर को नीचे करें, तो इस तरीके से अभ्यास करना होता है। मतलब एक तरह से प्रैक्टिस है। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सेकंड है हमारे चपटे पैर। चपटे पैर क्या है, आपको पता है कि ये भी एक आसन संबंधी विकृति ही है। इसमें क्या होता है, जो नवजात शिशुओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है, उनके पैर चपटे होते हैं, लेकिन समय के साथ ठीक हो जाते हैं। कईयों में वो समय के साथ ठीक नहीं हो पाते, तो वो एक विकृति का रूप ले लेते हैं। उससे जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसके पैरों में दर्द होता है, ठीक है, और उसको चलने में भी समस्या हो सकती है, सामना करना पड़ सकता है। इसमें क्या समस्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक हड्डी होती है, ठीक है, ये यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसे हील स्पर कहा जाता है। अब ऐसे में मान लो किसी, यहाँ पे एक कुशन लगा होता है जो नेचुरल कुशन होता है। अब जिसके पैर सपाट हैं, चपटे हैं, उसको क्या दिक्कत आएगी, वो उसकी हड्डी जिसके पैर सीधे रखे जाएंगे, यानी कि उस हड्डी पर लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको उस जगह पे पेन हो सकता है, बीच में पेन हो सकता है। ठीक है, ये प्लांटर फैसियाइटिस वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे उसको पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, तो ये समस्या होती है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? देखिए इसका कारण कई हो सकते हैं, जैसे मांसपेशी कमजोर हो, ऐसे भी हो सकता है। ज़्यादा वेट हो, ओवर वेट की वजह से भी हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। या कोई गलत तरह के जूते हमेशा से पहनता हो, ये बहुत मैटर करता है। गलत तरीके के जूते नहीं पहनने चाहिए, जिसकी सोल बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ऐसे नहीं पहनने चाहिए। बहुत ऊंची एड़ी वाली चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। ठीक है, ये इसके कुछ कारण हो सकते हैं। लक्षण क्या है, जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उस समय उसके पैर में दर्द होगा, क्योंकि जब उसका पैर यहाँ पे टच होगा तभी उसको ये प्रॉब्लम फेस होगी। इसका कैसे हम चेक कर सकते हैं? तो देखिए गीले पैर करो और उसके बाद कहीं पे चलो, तो वहाँ पे छाप जो होती है ना, उसकी छाप, उस छाप को देख के ही पता लग जाएगा। अगर इस तरीके की छाप आ रही है तो ठीक है, और अगर ऐसा आ रहा है तो वो चपटा है। या फिर किसी रेत पे चलने पे भी पता लग जाता है, मिट्टी पे चलने पे भी पता लग जाता है, जहाँ पे हमारे पैर छप सके। ठीक है,
सावधानी क्या कर सकते हैं, देखिए हमें हमेशा सही आकार के जूते पहनने चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और बात है, मान लीजिए आपके पैर चपटे पैर नहीं है लेकिन आप गलत तरीके के जूते पहन रहे हो हार्ड वाले, तो आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दर्द हो सकता है पैर में, ठीक है। पैर की एड़ी की, आपने सुना ना पैर में एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के कारण में एक बन सकता है। मोटापे से बचना चाहिए, ज़्यादातर जो मोटापे वाले लोग होते हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ऊंची एड़ी के जूते पहनने से बचें, ज़्यादा ऊंची एड़ी के नहीं होने चाहिए, ऊंची होने चाहिए पर बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से दिक्कत होती है। अब क्या उपाय हो सकते हैं इसके लिए, तो सीधे खड़े होकर एड़ी को ऊपर नीचे करना, ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है। जो एड़ी है उसको ऊपर करना है, यानी पंजों पे खड़े होना पड़ता है, फिर वापस से नीचे लाना, फिर पंजे पे खड़ा होना है, यानी कि सारा का सारा जोर जो है वो पंजों पे आता है। तो इससे इसकी एक एक्सरसाइज होती है। पंजों के बल में रस्सा कूदना, ये भी एक्सरसाइज होती है। वज्रासन करना, ठीक है, ये कुछ इसके उपाय हो सकते हैं। तीसरा है आपका हमारा यहाँ पे धनुष आकार टांगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इसमें जो हमारी टांगे होती है वो धनुष के आकार की हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या इसके कारण हो सकते हैं, तो इसमें आहार की कमी हो सकती है, या फिर मोटापे के कारण हो सकता है, चलने का गलत तरीका, ठीक है। कम उम्र में ज़बरदस्ती चलाने का कोशिश करेंगे तो भी हो जाता है। कई बार क्या होता है, बच्चे को गोदी लेते हैं, तो गोदी लेते हैं आपने देखा होगा कमर में उस बच्चे को डाल दिया जाता है, उसके पैर इस तरीके से मोड़ दिया जाता है, तो यहाँ से भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती बच्चे को चलाना नहीं चाहिए और गलत तरीके से उसको गोदी वगैरह नहीं लेना चाहिए छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को। फिर धनुष आकार की टांग के लक्षण क्या होते हैं, टांगों की आकृति जो होती है वो धनुष के आकार की हो जाती है। दोनों घुटनों के बीच में कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। देखिए नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन जब धनुष आकार टांगे होती है तो ऐसे में डिस्टेंस दोनों टांगों के बीच में बढ़ जाता है। जो चलेगा व्यक्ति तो वो सही से चल नहीं पाएगा, उसको बहुत दिक्कत होती है। सावधानी क्या है, देखिए बच्चे अगर बच्चों में है तो उसको मोटापे से बचाना, कम उम्र में बच्चों को नहीं चलाना है बिल्कुल भी, उसको अच्छा आहार देना है, ठीक है। विटामिन डी वाला भोजन देना है उसको, रेत पे दौड़ाना, प्रैक्टिस वगैरह कराना, ये हो सकता है। फिर झुके हुए कंधे की बात करें तो इसमें क्या होता है, गोल कंधे हो जाते हैं, इसको झुका हुआ कंधा भी कहते हैं। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हेरिडिटी, आनुवंशिकता, अगर घर में फैमिली में पहले से किसी को ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि उसकी दूसरी जनरेशन में भी वो हो सकता है, ठीक है। झुकी अवस्था में उठना या फिर बैठना, ऐसा नहीं करना हमको, झुकी हुई अवस्था में उठना बैठना नहीं करना, क्योंकि हमारी आदत में शामिल हो जाता है। जब आदत में शामिल हो जाएगा तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। व्यायाम ना करने की वजह से भी हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, कंधे जो होते हैं गोल हो जाते हैं और गोल होकर वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। और कंधे और कान जो होते हैं, कान वगैरह एक सीध में नहीं दिखेंगे। सावधानी क्या है, कभी भी झुकी हुई स्थिति में बैठना नहीं चाहिए, झुकी हुई स्थिति में चलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अधिक तंग यानी ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्यायाम कर सकते हैं, रस्सा कूदना, रस्से पे लटकना, कंधे का व्यायाम करना, चक्रासन, धनुरासन, ये किया जा सकता है। फिर क्या है, कुबड़। अब कुबड़ जो है आगे और पीछे का मैंने इस सिंगल में ही ले लिया, इसी स्लाइड में ले लिया, ठीक है। तो कुबड़ जो है वो आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। तो पीछे का कुबड़ जो होगा उसमें पीठ की ओर निकला हुआ दिखेगा, आगे के कुबड़ में छाती इस तरीके से निकली सी दिखेगी, ठीक है। और ये क्यों हो सकता है, असंतुलित आहार के कारण होता है, एक्सरसाइज वगैरह ना करना इसकी वजह से हो सकता है, मांसपेशी में समस्या हो, कमजोरी हो तो हो सकता है, पीठ में कुबड़ निकल सकता है, ठीक है, छाती की तरफ निकल सकता है, ये कई तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें मोटापे से बचना चाहिए। जो लोड उठाते हैं यानी भार ढोते हैं उस समय शरीर को हमें सीधा रखना चाहिए। हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें हर तरह के जो हमें ज़रूरत होती है, जैसे प्रोटीन की ज़रूरत है, फैट की ज़रूरत है, तो वो सब कुछ उसमें होना चाहिए, ठीक है। सुधारात्मक उपाय में क्या है, हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, योगासन करना है, और कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज है तो उसको भी करना है। नेक्स्ट है स्कोलियोसिस। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, एक बार ध्यान से देखो इस चित्र में, रीढ़ की हड्डी जो है ये सीधी ना होकर यहाँ से क्या है मुड़ गई है। ये लेफ्ट की तरफ भी मुड़ सकती है, ये राइट की तरफ भी मुड़ सकती है, तो इसकी वजह से स्कोलियोसिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, जोड़ों के रोग के कारण हो सकता है ये। एक ही कंधे पर ज़्यादा अगर वजन डाला जाता है तो उससे हो जाता है, या फिर मेरुदंड जो होता है हमारा, मेरुदंड की समस्या के कारण भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, लक्षण क्या है, एक कूल्हा इसमें ऊपर दिखता है, आप ध्यान से देखो, एक कूल्हा इसमें नीचे दिखता है, और शरीर का वजन जो है वो एक पैर पे ज़्यादा आता है। इससे क्या होता है, शरीर एक तरफ झुका हुआ दिखाई देगा। इसमें सावधानी क्या करनी है, कैल्शियम युक्त आहार लेना है जिसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में हो। एक तरफ भार पकड़कर लंबे समय तक हमें बचना चाहिए, यानी एक ही तरफ भार लेके हम लंबे समय तक खड़े हैं या चल रहे हैं तो हमें इससे बचना चाहिए। एक्सरसाइज करना, योगासन करना, ये कुछ सुधारात्मक उपाय हो सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा खेलों में महिलाओं की भागीदारी। अब देखिए खेलों में महिलाओं की भागीदारी है, उसके कई लाभ हो सकते हैं, शारीरिक लाभ भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी, सामाजिक भी।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महिलाओं की खेलों में भागीदारी की। तो देखिए, हमारा जो समाज है ना वो पुरुष प्रधान समाज है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज रहा है, जिसमें महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी नहीं रही है। यहाँ लैंगिक भिन्नता जो है हमारे समाज में वो देखी जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का जो शरीर होता है वो कोमल होता है, ठीक है। पुरुषों की अगर हम अपेक्षा करें, महिलाओं मतलब पुरुषों की अपेक्षा अगर महिलाओं को देखें तो उनका शरीर दुर्बल होता है, और उन ऐसा माना जाता है कि उनका कार्य जो है वो है शिशु का जन्म, यानी बच्चे को पैदा करना, उसका पालन पोषण करना। इस प्रकार की मानसिकता में यह माना जाता है कि महिलाओं को खेलों में भाग लेना उचित नहीं है। यानी कि पितृसत्तात्मक समाज में ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का काम क्या है, घर के काम है, चूल्हा चौका करना, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, ठीक है, ऐसा माना जाता है। ये एक मानसिकता थी। लेकिन आज के समय में देखें तो महिलाओं को सभी खेलों में, सभी कंपटीशन प्रतियोगिताओं में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में ये जो पुराना नज़रिया था वो बदल रहा है। लोगों की जो सोच है, लोगों की मानसिकता है, उसमें बदलाव आ रहा है। महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर खेल के मैदान में पहुंचना शुरू करा है, और कई सारे गेम ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है, ठीक है। तो प्राचीन समय में यही माना जाता था कि महिलाएं जो है उनका काम केवल बच्चे पैदा करना, उनका पालन करना है। लेकिन अब के समय में देखें तो महिलाओं को घरेलू काम तक सीमित नहीं रखा जाता, ठीक है, बल्कि उनको खेलने के लिए मौके दिए जाते हैं। तो भारत में खेलों में महिलाओं की भागीदारी का एक अच्छा रिकॉर्ड है। भारत में जैसे खेलो इंडिया योजना हो गया, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना हो गया, ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं ताकि खेलों में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जा सके, उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। खेल भागीदारी न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि समग्र विकास को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। खेल जो होता है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। इसमें रंग, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। खेल से ये भी फ़ायदा है कि महिलाएं जो है शारीरिक रूप से फिट रहेंगी और बीमारियों से उनका बचाव रहेगा, ठीक है, एक्टिव रहेंगी। अब बात करते हैं कि जो महिलाएं होती हैं अगर वो खेल कार्यक्रम में आती हैं तो उससे उनको क्या लाभ होगा। तो देखिए, शारीरिक लाभ की बात करते हैं। शारीरिक यानी शरीर को क्या फ़ायदा होगा। देखिए, खेल में अगर हम रहते हैं तो एक तो हम एक्टिव रहेंगे, तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होगी, हमारा हृदय जो प्रणाली है वो उसमें सुधार आएगा, ठीक है, हृदय से रिलेटेड बीमारियों के होने के चांस कम हो जाएंगे, मोटापे का नियंत्रण रहेगा, और हड्डियों का जो घनत्व है वो बढ़ेगा, हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर नहीं होंगी। आगे है कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी के मनोवैज्ञानिक क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, तनाव यानी जो हमारा स्ट्रेस होता है उसका कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा, तनाव से मुक्ति मिलेगी। महिलाएं जब खेलों में भागीदारी करेंगी, कोई मेडल जीतेंगी, देश का नाम रोशन करेंगी, तो उनके अंदर आत्मसम्मान विकसित होगा, ठीक है, अपनी पहचान, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मसम्मान की फीलिंग आएगी, और नेतृत्व का उनको यहाँ पे मौका मिलता है। तो ये कुछ इसके मनोवैज्ञानिक लाभ हो जाते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक लाभ की। तो देखिए, उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन जो स्किल होती है, यानी कि जो संप्रेषण कौशल होता है उसमें वृद्धि होगी, अच्छे संबंध होंगे, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो सहयोग में वृद्धि होगी, सहयोग होगा, नेतृत्व की भावना आएगी, ठीक है, भावनात्मक विकास होगा। तो ये कई तरह के इसमें फ़ायदे हो सकते हैं। अगला है महिला खिलाड़ी की विशेष परिस्थितियाँ। इसमें दो टॉपिक है, एक तो है प्रथम रजो दर्शन और दूसरा है असामान्य मासिक धर्म, ठीक है। अब प्रथम रजो दर्शन क्या है इसे समझिए। इसमें क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उसमें पहली बार मासिक रक्तस्राव आता है, यानी कि पहली बार जब उनको पीरियड आते हैं, ये जो रक्तस्राव है ये 26 से 28 दिन के अंतराल पे होता है, यानी 26 से 28 दिन के आसपास की इसकी एक साइकिल होती है। फिर एक बार हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर इतने दिन के बाद दोबारा होगा, फिर तिबारा होगा, इस तरीके से चलता रहता है। और ये इसकी शुरुआत ज़्यादातर होती है 11-12 साल में, 13 साल में, 14 साल में, अलग अलग एज में अलग अलग को हो सकती है। और मासिक धर्म की जो अवधि होती है, एक बार जब पीरियड आते हैं तो वो किसी को 3 दिन रहते हैं, किसी को 4 दिन रहते हैं, किसी को 5 दिन रहते हैं, 7 दिन भी रह सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम होने लग जाती हैं, और एक ऐसी एज आ जाती है यानी 40, 42, 45, 50 के आसपास, जब ये जो प्रक्रिया यानी ये जो पीरियड वाली चीज़ें हैं ये बंद हो जाती हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसको प्रथम रजो दर्शन कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में यहाँ बता दिया है। अब बात करते हैं महिला खिलाड़ियों पर मासिक धर्म का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तेज शारीरिक गतिविधि वाले खेलों में भाग लेने से महिला खिलाड़ियों के जो प्रजनन संस्थान होते हैं, कहते हैं कि उसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। मासिक धर्म की अवस्था के दौरान क्या होता है, जब मासिक धर्म चल रहा होता है उनका जो प्रदर्शन है वो नकारात्मक प्रभाव दिखता है। कई बार क्या होता है कि खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती पीरियड के दौरान। फिर मासिक धर्म की स्थिति में महिला जो होती है वो ज़्यादातर घबराहट रहती है, उनको बेचैनी रहती है, ठीक है। ये अलग अलग हो सकता है। मान लो फीमेल जो महिलाएं, उसमें किसी महिला में अलग लक्षण हो सकते हैं, किसी में अलग लक्षण हो सकते हैं, सब में अलग अलग हो सकता है। इस अवस्था की शुरुआती दिन में महिला के क्या होता है, पेट में दर्द होता है, उल्टी आने की शिकायत होती है, या जी मिचलाना, कई तरह की समस्या हो सकती हैं।
ये तो था हमारा प्रथम रजो दर्शन वाला। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है असामान्य मासिक धर्म। इसमें क्या होता है, जो पीरियड होते हैं ना वो असामान्य होते हैं, यानी कि उसका जो अंतराल है उसमें कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है। तो इसमें अनियमितता होती है, इरेगुलर, ठीक है, ये इसको असामान्य मासिक धर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, मासिक धर्म जो है वो नियमित अंतराल पे नहीं होता है। अभी हमने जो पढ़ा था यहाँ पे कि 26 से 28 दिन के अंतराल में होता है, लेकिन इसमें क्या है, नियमित नहीं होता है। मान लो कभी हो गया, फिर कभी 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक नहीं हो रहा है, तो इसको असामान्य बोलते हैं। इसका कारण कई हो सकते हैं, हो सकता है किसी को हेरिडिटी हो, यानी कि आनुवांशिक हो, मतलब जैसे माँ को रही हो ये प्रॉब्लम, तो बच्ची की हो सकती है, ठीक है, फिर फैमिली में किसी दूसरे को हो सकती है, ऐसा हो जाता है। इसका कारण क्या है, खान पान में कमी के कारण भी हो सकता है, अच्छा खाना ना खाना, ठीक है, और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। मान लो कोई बीमारी हो, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। महिला खिलाड़ियों पर सामान्य जो मासिक धर्म होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए उनके शरीर में खून की कमी होने लग जाती है, यानी अनीमिया की समस्या हो जाती है। शरीर में कई बार कंपन, घबराहट, कमजोरी फील होने लग जाती है। खिलाड़ी जो होती हैं वो जल्दी थक जाती हैं, ठीक है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, कई बार बेचैनी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इसके प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा महिला एथलीट त्रय। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, तो बिल्कुल इसे याद करना। देखिए ये जो महिला एथलीट त्रय होता है ये क्या होता है ये समझिए। इसमें क्या होता है, शारीरिक समस्याओं का एक ये लक्षण है, लक्षण समूह है। इसमें 3 तरह की समस्याएं देखी गई हैं। एक तो होता है अनीमिया, यानी कि महिलाओं में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, ज़्यादातर फीमेल्स में ये रहता है। फिर है अस्थि सुशिरता, जिसको ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, यानी कि ये हड्डियों से रिलेटेड समस्या है, ठीक है। फिर है ऋतुरोध। ये कुछ समस्या जो है ये गंभीर समस्या होती हैं। इसके दुष्परिणाम जो है वो महिला को जीवन भर देखने को मिलते हैं, जीवन भर झेलने को पड़ता है। कई बार क्या होता है कि मृत्यु तक हो सकती है इसके कारण। तो अभी ये 3 कैटेगरी में इसको बांट के देखते हैं। एक तो है हमारा अस्थि सुशिरता, ये होता है हमारा हड्डी से रिलेटेड समस्या। ऋतुरोध में क्या होता है, मासिक धर्म चक्र में एक तरह से अनियमितता रहती है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि असामान्य पीरियड जो रहते हैं वो। फिर एक है भोजन संबंधी विकार, इसको 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, एनेरोक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। इसको आगे पढ़ेंगे, आगे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अस्थि सुशिरता की। इसमें क्या होता है, ये हड्डी से रिलेटेड रोग है। इसमें हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, और इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि बाद में वो आसानी से टूट सकती हैं। ये रोग पुरुषों के मुकाबले अगर हम देखें तो महिलाओं में ही ज़्यादा होता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई हार्मोन्स में बदलाव के कारण भी ऐसा हो जाता है। मान लीजिए खाना जो खा रहे हैं, आहार जो है उसमें कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की कमी से भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। या मासिक रजोरोध के कारण पीरियड का इरेगुलर होना, इसकी वजह से हो जाता है। नशा वशा करती है कोई महिला तो इसकी वजह से भी हो सकता है। फिर बात करते हैं ऋतुरोध यानी रजोरोध की। तो इसमें क्या होता है कि महिलाओं की वह अवस्था है जिसमें प्रजनन योग्य आयु होने के बावजूद भी उनमें मासिक स्राव नहीं होता। यानी कि महिला प्रजनन की, यानी बच्चे पैदा करने की उसकी एज तो हो चुकी है, लेकिन उसमें पीरियड्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो 3-3 महीने में एक बार आ रहे हैं या रुक जाते हैं, ठीक है ये। और इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो देखिए इसमें संतुलित आहार ना मिलना ये कारण हो सकता है। कम कैलोरी वाला भोजन, यानी मान लो कोई महिला है वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रही है, कोई मान लो महिला खिलाड़ी है बहुत मेहनत करते हैं अपनी गेम्स में, ठीक है, शारीरिक बल जो है बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन उसको उसके शारीरिक बल के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से उसको उतनी कैलोरी वाला भोजन नहीं मिल रहा, तो इसके कारण भी हो सकता है। हार्मोन्स में बदलाव के कारण भी हो सकता है, ज़्यादा तीव्र व्यायाम के कारण भी ऐसा हो सकता है। और मान लो अगर किसी को ये है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, तो इसमें देखिए जिस महिला को ये होगा ना वो ज़्यादातर तनावग्रस्त रहेगी, उसको तनाव उसके शरीर में रहेगा, कहीं ना कहीं टेंशन रहेगी। खेल प्रदर्शन में उसके गिरावट आएगी, गर्भ धारण नहीं कर पाएगी, बच्चे नहीं पैदा कर पाएगी वो महिला, कहीं ना कहीं समस्या आएगी। महिला में रक्तहीनता, यानी कि उसके अंदर अनीमिया की समस्या देखने को मिलेगी, खून की कमी देखने को मिल सकती है। महिला में थकान का अनुभव होगा, ठीक है, खेल में प्रदर्शन अपने आप ही कम हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भोजन संबंधी विकार। ये क्या होता है, ये जब व्यक्ति सामान्य से या तो ज़्यादा भोजन करने लगे, बहुत ज़्यादा खाने लगे, या फिर बहुत ही कम खाने लगे, तो ऐसी स्थिति, ये एक तरह से मानसिक, आप इसे मानसिक बीमारी समझिए, ठीक है। इसको 2 कैटेगरी में बांट के पढ़ना है हमको। एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसको हम क्षुधा अभाव कहते हैं। दूसरा है बुलिमिया, जिसको अतिक्षुधा कहते हैं, ठीक है। नाम थोड़ा याद रखना, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसको शुभा अभाव कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना वो अपने शरीर के भार को, यानी अपने वजन को कम करने के उद्देश्य से भोजन की मात्रा बहुत कम कर देता है, यानी वो डाइटिंग पे चला जाता है, बहुत कम खाने लगता है। इसके कारण वो दुबला पतला प्रतीत होने लगता है।
और वज़न कम करने के लिए वो कई बार गलत तरीके अपनाता है, ठीक है। गलत दवाइयाँ ले सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकता है, खाना बिल्कुल बंद कर सकता है, तो उसकी वजह से उसको कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके क्या कारण होते हैं? तो इसके कई कारण हैं, जैसे कि सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या होता है आप समझिए। ज़्यादातर क्या होता है, जो हमारे माता पिता हैं या जो हमारे दोस्त हैं, वो व्यक्ति के शारीरिक आकार को लेकर उपवास किए जाने के कारण, ठीक है, उससे अग्रसर हो जाते हैं। यानी कि उसका उपहास कई बार क्या होता है कि भाई दोस्त वगैरह या मजाक बना देते हैं कि भाई कैसा शरीर है, गोलू या फिर मोटा, ऐसा कुछ कह के चिढ़ाने लगते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति के दिमाग में ये बात आती है कि मुझे पतला होना है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी वो क्या करता है, मॉडलिंग, जिम्नास्टिक या इन सब चीज़ों में कोई जाना चाहता है तो वो ये अपने खाने को, अपने वजन को कम करने के लिए सोचने लग जाता है। जैविक कारक भी हो सकते हैं। यदि इस समस्या से ग्रस्त कोई गर्भवती स्त्री शिशु को जन्म देती है तो उस शिशु को इस समस्या से ग्रस्त होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मान लो किसी महिला को ये समस्या है, ठीक है, वो अपना वजन बहुत कम करना चाहती है, मानसिक बीमारी उसको ये हो रखी है, और उसका कोई बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे में भी चांस हो सकते हैं कि ये बीमारी उसको पहुंच जाए। जैविक यानी हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है। व्यक्तिगत कारक भी हो सकता है। अक्सर व्यक्ति समूह में खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, ग्रुप में हमेशा, तो इसके लिए भी वो क्या करते हैं, वो अपने आप को पतला करना चाहते हैं, ठीक है, अपने आप को फिट दिखाना चाहते हैं, उसकी वजह से भी खाना पीना वो छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं। इसके क्या लक्षण होते हैं? देखिए, शारीरिक भार में तेजी से कमी आती है, जिसके कारण शारीरिक जो स्वरूप होता है वो बदलता है और काफ़ी पतला प्रतीत होने लग जाता है। किशोरियों के मासिक धर्म में अनियमितता होने लग जाती है। मान लो लड़की कर रही है ऐसा, तो उसके पीरियड्स में भी उसका असर दिखेगा। और उल्टी, शरीर के फूलने का एहसास, कब्ज की शिकायत रहने लगती है। हम जब एकदम से कोई व्यक्ति खाता है और एकदम से वो खाना खाना कम कर दे, डाइटिंग पे आ जाए, तो उसको अनीमिया हो सकता है, ठीक है। उसका बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। दांतों की समस्या हो सकती है, या कई बार और भी अनेक तरह की समस्याएं हो जाती हैं। इसका क्या बचाव है? तो देखिए, भार कम करने के लिए सुनी सुनाई जो बातें होती है, किताबी ज्ञान जो होता है, उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उसकी सलाह लेनी चाहिए। बच्चों को ये समझना चाहिए कि भारी शरीर होने के बावजूद भी वे चुस्त और आकर्षक बने रह सकते हैं, ठीक है। समस्या से ग्रस्त व्यक्ति जो है वो ज़्यादा डरे ना, ज़्यादा मतलब वो फालतू की चीज़ों में ना पड़ें, डॉक्टर का परामर्श लें। उसके हिसाब से अपना वजन कम भी करना चाहते हैं तो वो एक हेल्दी तरीका अपना सकते हैं वजन कम करने का। अब दूसरा है बुलीमिया। इसमें क्या होता है, आपको बताया था मैंने, बुलीमिया में जो दूसरा होता है ना, बुलीमिया में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, कि इसमें जो व्यक्ति होता है वो आवश्यकता से ज़्यादा खाने लग जाता है, ठीक है। जब वो आवश्यकता से ज़्यादा खाता है तो भी उसको कई तरह की समस्या हो जाती है। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। वंशानुक्रम, अगर मान लो व्यक्ति के परिवार में कोई पीड़ित है तो उसकी वजह से हेरिडिटी में भी उसको हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कारक भी हो सकते हैं। स्वादिष्ट भोजन के प्रति हमारा लालच, कई बार क्या होता है कि भाई पार्टी वगैरह में जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है तो लालच में आ जाते हैं और खूब खाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी ऐसी समस्या हो सकती है। खेल विधि प्रकार, ज़्यादातर जिम्नास्टिक, धावक या कुश्ती या जिम्नास्टिक जो खेल होते हैं, इसमें क्या होता है, मुकाबला जो होता है वो वजन के आधार पे तय होता है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा वजन बढ़ जाए। और अन्य भी कई सारे कारक इसके हो सकते हैं। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण ये होते हैं कि ऐसा व्यक्ति छुप छुप कर एकांत में भोजन करता दिखेगा, बार बार वो खाएगा, वजन बार बार कम या ज़्यादा होता है उसका, कई बार कम वजन होने लगेगा, कई बार बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। खाने के बाद अक्सर उसको उल्टी करना या पेशाब करने का बहाना करना, ये करेगा। वो बार बार पाचन संबंधी दवाइयाँ लेगा, चूरन, नुस्खे वगैरह करेगा। कमजोरी भी हो सकती है, ऐसे व्यक्ति को चक्कर भी आ सकते हैं, एसिडिटी, कब्ज वगैरह की भी शिकायत हो सकती है। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर के सारे मेन टॉपिक जो हैं वो कर लिए हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। जो भी आएगा वो इस वीडियो के अंदर से ही आएगा, तो इन टॉपिक को आपको ध्यान से देख के जाना है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।